6 सितंबर का ये सुबह 7:15 की एक घटना है, जब कि ललितपुर, नेपाल के ललितपुर इलाके में, शहर में एक घटना घटती है। एक 11 साल की बच्ची जिसका नाम था ऊषा मगर, वो हरसिद्धि सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती थी। वहां पर ललितपुर में सुबह 7 बजे वो स्कूल के लिए निकली थी और एक गाड़ी आती है, वो उस बच्ची को मारते हुए, वो गाड़ी जो है उस बच्ची को धक्का देती है। वो बच्ची हवा में और वो उछल जाती है। धक्के का प्रभाव इतना था कि वो बच्ची हवा में उछल जाती है और फिर वो नीचे गिरती है। लेकिन ये ईश्वर की मर्जी थी कि ईश्वर की कृपा से वो बच्ची इंजरीज के साथ उसकी लाइफ तो बच जाती है। लेकिन ये जो घटना थी उसके बारे में जब सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई तो पता चला कि ये जो गाड़ी थी जिसने धक्का मारा था, वो वहां के कोसी के मिनिस्टर थे राम बहादुर मगर, उनकी गाड़ी थी। और उस गाड़ी ने, ये अभी तक पता नहीं चल पाया कि क्या राम बहादुर मगर, कुछ लोग बोलते हैं राम बहादुर मगर उसमें बैठे हुए थे, लेकिन वो गाड़ी धक्का मारने के बाद रुकी नहीं। बच्ची को अस्पताल तक पहुंचाने की, 11 साल की बच्ची उषा को अस्पताल तक पहुंचाने की जहमत नहीं उठाई और ड्राइवर वहां से भाग जाता है और उसमें जो बैठे लोग वहां से भाग जाते हैं। बच्ची को टक्कर मारकर वो गाड़ी वहां से फरार हो गई। उसने रुकने तक की जहमत नहीं उठाई। जैसा मैंने आपको बताया कि ये गाड़ी जो कोशी के मंत्री थे राम बहादुर मगर, उनकी गाड़ी थी। जब इसकी खबर आग की तरफ फैलती है और इस बात का पता चलता है केपी शर्मा ओली को, जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, तो उनका एक बयान आता है कि ये एक नॉर्मल सा इंसिडेंट है। एक 11 साल की बच्ची जिसको कि एक मंत्री की कार मार देती है और वो मंत्री की गाड़ी वहां पर रुकती नहीं। मंत्री के द्वारा ये भी जहमत नहीं उठाई जाती कि उस बच्ची को अस्पताल ले जाया जाए, उसका इलाज करवाया जाए, उसके परिवार वालों से मिला जाए। उसके बजाय नेपाल के प्रधानमंत्री सामने आते हैं और कहते हैं ये नॉर्मल सा इंसिडेंट है, ये नॉर्मल सा इंसिडेंट है और मैं जो है इसके लिए इसका इलाज करवा दूंगा, उसके अलावा मैं कुछ नहीं करूंगा। ये जो केपी शर्मा ओली का बयान था, जैसा मैंने आपको बताया कि पहले ही सोशल मीडिया, जो 26 सोशल मीडिया ऐप थे उस पर बैन लग चुका था। जो इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर जो भी नेपाल के यूथ्स वो एक्टिव थे, जो जेन जी है नेपाल का, वो एक्टिव था, जो कमाई कर रहा था इससे, प्रोग्राम्स बनाकर अपने कुछ वहां पर डाल के, वीडियोस डाल के, उसको कितना नुकसान हो रहा था, वो पहले से ही गुस्से में थे। और जब ये खबर आई तो इसने आग में घी डालने का काम किया। उसके बाद आपस में लोग इस खबर को मोबाइल के जरिए शेयर करने लगे और धीरे धीरे करके वहां पर लोग जुटने लगे, स्कूलों में इकट्ठे होने लगे। एक प्लेटफॉर्म, बच्चियां जो स्कूल ड्रेस में पुस्तक के साथ, किताबों के साथ वहां पर इसके अगेंस्ट इकट्ठे होने लगे वहां पर। और धीरे धीरे इस पूरी घटना ने एक मूवमेंट का रूप ले लिया। जो लोग गुस्से में थे, जो कैलेसनेस था, जिस तरह का एटीट्यूड शो किया केपी शर्मा ओली ने, उसने आग में घी डालने का काम किया। जो पहले से जो जेनजी वो गुस्सा था सोशल मीडिया ऐप बैन होने से, इस इंसिडेंट ने उनको सड़कों पर ला खड़ा किया। और उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ वो आपके सामने है। जेन ज़ेड मूवमेंट से नेपाल में आगजनी और हिंसा का जो दौर शुरू हुआ था वो थमने का नाम नहीं ले रहा। जो पूर्व मंत्री थे या वर्तमान मंत्री, उनको लगातार टारगेट किया जा रहा है। और अभी इसी कड़ी में एक बेहद दुखद खबर नेपाल से आ रही है। जो नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री थे झालानाथ खानलाल, उनकी पत्नी राज्य लक्ष्मी को उनके घर में जला दिया गया था। अब ये खबर आ रही है कि राज्य लक्ष्मी की मौत हो गई है, जलने से उनकी मौत हो गई है। दोस्तों, आज मैं आपको जो बताऊंगा वो पूरा सीक्वेंस में आपको बताऊंगा कि दरअसल नेपाल में हिंसा का ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ, कौन सा वो इंसिडेंट था जिसने जेन ज़ेड मूवमेंट को जन्म दिया, और उसके बाद से ये सिलसिला लगातार जारी है। केपी शर्मा ओली जो नेपाल के प्रधानमंत्री थे, उनको रिजाइन करना पड़ा। जो राष्ट्रपति थे नेपाल के, उनको भी रिजाइन करना पड़ा। और
केपी शर्मा ओली तो अपने कुछ मिनिस्टर्स के साथ देश छोड़कर, जो खबर आ रही है, वो दुबई चले गए हैं। तो दोस्तों, उनके रिजाइन करने के बाद भी जो सोशल मीडिया, जो 26 सोशल मीडिया ऐप्स थे, उन पर बैन हटाने के बाद भी, बैन विड्रॉ करने के बाद भी जो हिंसा वहां पर हो रही है, जो जेन ज़ेड मूवमेंट जो वहां पर चल रहा है, वो अभी तक थमा नहीं है। जो प्रोटेस्टर्स हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि जो काठमांडू के मेयर हैं बालेंद्र शाह, उनको नेपाल का नया पीएम जो है नियुक्त किया जाए। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो बालेंद्र शाह हैं वो पिछले साल 2024 में फरवरी में अमेरिकन एम्बेसडर से मिले थे और उनका अमेरिकन कनेक्ट भी बताया जाता है। ऐसी चर्चा है, ऐसी खबर है कि वो एक डीप स्टेट के एजेंट के तौर पर नेपाल में काम करते हैं। और ये जो पूरा मूवमेंट है, जेन ज़ेड मूवमेंट, ये वेस्टर्न इन्फ्लुएंस जो मूवमेंट है, और वेस्टर्न इसको जो है CIA के जो ऑपरेटिव्स हैं वो कंडक्ट कर रहे हैं, इस मूवमेंट को वो चला रहे हैं। लेकिन आज मैं जो आपसे चर्चा करूंगा, उस इंसिडेंट की मैं आपसे चर्चा करूंगा जिसने इतने बड़े मूवमेंट को जन्म दिया। दोस्तों, नेपाल में आप देखिए पिछले कई सालों से एक जो सिलसिला है पीएम का बदलने का, सिर्फ 3 लोगों के बीच ही पीएम की कुर्सी घूमते रहती है। चाहे वो शेर बहादुर दोइबा कभी प्रधानमंत्री बन जाते हैं नेपाल के, कभी प्रचंड प्रधानमंत्री बन जाते हैं, कभी केपी शर्मा ओली बन जाते हैं। तो इन तीनों के बीच ही जो सत्ता है, ये घूमते रहती है नेपाल में। इसके अलावा नेपाल में बड़े पैमाने पर करप्शन है। जो नेपाल के पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो वर्तमान मंत्री हो या फिर जो एक्स मिनिस्टर्स हो, उनके बच्चे लविश लाइफ जो है लीड करते हैं। नेपाल में बड़े पैमाने पर अनएम्प्लॉयमेंट है, नेपाल में जॉब की कमी है, वहाँ जो उसकी जो इकोनॉमी है वो लगातार स्ट्रगल कर रही है। लेकिन जो सेलेक्टेड फ्यू हैं, जो एलिट क्लास है वहाँ का, वो तमाम तरह से रूल कर रहा है नेपाल पर। उनके बच्चों को किसी तरह की बेरोजगारी की प्रॉब्लम नहीं आती, वो विदेशों में पढ़ते हैं, लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं। तो जेन ज़ेड जो मूवमेंट है, उसका एक लक्ष्य ये भी है कि वो करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंके। इसी वजह से जो करप्ट पॉलिटिशियंस हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। चाहे वो प्रो चाइना हो, चाहे वो प्रो इंडिया हैं, प्रो इंडिया लीडर्स हो, उन सबों को टारगेट किया गया है। और इसी कड़ी में जैसे मैंने आपको बताया, जो झालानाथ खालनाथ थे, उन पर भी कई करप्शन के आरोप लगे थे। अब उनके घर को जला दिया गया, उनकी बीवी घर में ही मौजूद थी, जो राज्य लक्ष्मी, और उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। तो ये तो मैंने आपको एक पर्सपेक्टिव दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि दरअसल नेपाल में जो ये मूवमेंट जेन ज़ेड का जो शुरू हुआ, आखिर ऐसा कौन सा इंसिडेंट था जिसके बाद नेपाल में इस तरह का मूवमेंट हुआ, युवा जो है जुटना शुरू हो गया और इसने एक बड़े आंदोलन का ऐसा रूप लिया कि नेपाल के प्रधानमंत्री को रिजाइन करना पड़ा और उन्हें देश छोड़कर भागना तक पड़ा। दोस्तों, जैसे ही नेपाल में 26 सोशल मीडिया ऐप को बैन किया गया, इसमें ज्यादातर जो अमेरिकन ऐप्स थे, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, ये सारे ऐप्स जो हैं, इनका ओरिजिन कहीं ना कहीं अमेरिका से आप जुड़ता है। तो एक तो आप सोचिए कि प्रधानमंत्री केपी ओली, उनको कहा जाता है कि वो चाइना की गोद में बैठे हुए, वो प्रो चाइना है। तो एक टिकटॉक चल रहा था, सिर्फ टिकटॉक को इजाजत दी गई थी कि उसको आप ऑपरेट कर सकते हैं, बाकी सारे सोशल मीडिया जो ऐप थे उसको बैन कर दिया गया था। तो ऐसा कहा जाता है कि केपी शर्मा ओली ने जितने भी अमेरिकन ऐप्स थे, वो चाइना के दबाव में आकर चाइना को, अमेरिका को इकोनॉमिकली नुकसान पहुंचाने के लिए, क्योंकि इस ऐप से जो डिजिटल कंपनियां हैं अमेरिका की, वो अच्छा खासा कमाती हैं, अरबों डॉलर कमाती हैं। तो इस पर स्ट्राइक केपी शर्मा ओली ने किया, वो चाइना के कहने पर, ऐसा कहा जाता है। अब तक करीब 30 लोगों की जान जा चुकी है, कई लोग घायल हुए हैं। नेपाल के कई मंत्रियों के घर जो है जला दिए गए, जिसमें 3 पूर्व प्रधानमंत्री भी हैं, जिसमें केपी शेर बहादुर दोइबा, उनकी पत्नी जो आरजू दोइबा थी, जो करंट फॉरेन मिनिस्टर थी, उनको भी असॉल्ट किया गया, उनके घर को भी जला दिया गया। इसके अलावा प्रचंड के घर को भी जला दिया गया। वर्तमान प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं, उनके घर को भी जला दिया गया। इसके अलावा जो झालानाथ
खालना, जैसे मैंने आपको बताया कि उनके घर को जलाया गया, उनकी पत्नी को भी जला दिया गया और उनकी मौत हो चुकी है। तो ये पूरा जो यही इंसिडेंट था उषा मगार का, 11 साल की बच्ची का, जिसको 6 सितंबर की सुबह 7:15 बजे राम बहादुर मगर जो कि कोशी के मिनिस्टर हैं, उनकी गाड़ी ने धक्का मारा था। उनकी तरफ से किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। कैलस एटीट्यूड इस इंसिडेंट के प्रति बरता गया। उसके बाद केपी शर्मा का जो ये एक नॉर्मल इंसिडेंट बताया जाना, ये सारी चीज़ों ने आग में घी डालने का काम किया और उसके बाद ये पूरा मूवमेंट इस मकाम तक आ पहुंचा। तो ये थी हमारी आज की खबर। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई हो। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो काइंडली हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखें। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर, जो मेरा ट्विटर हैंडल है @कुमार नीतीश, कुमार में डबल ए है, उस पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। कुमार नीतीश, KUMAARNITISH, इस हैंडल पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर, और इंस्टाग्राम पर भी नीतीश कुमार के नाम से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की खबर। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई हमारी खबर तो काइंडली हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।